बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। पहला सवाल है डिफ़ाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है जी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर का आपको पता है एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और मैस रखे। तो इसमें हम लोग मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। कंपोजिशन से मुराद ये होता है कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी मिकदार कितनी कितनी है। बड़ी आसान सी अगर मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे पता है कि जो टी है, चाय है, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो मुझे क्या पता है कि उसमें दूध डला है, उसमें चीनी है, उसमें चाय की पत्ती है। तो ये कंपोजिशन होती है कि मैटर की कंपोजिशन को स्ट्रक्चर, मैटर का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत भी देखते हैं। एंड प्रॉपर्टीज़ देखें, हर जो मादी चीज़ है उसकी कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात ले लें साल्ट को, नमक वाइट होता है, क्रिस्टल शेप में होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़। तो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की कंपोजिशन को, कि मैटर बना कैसे है, स्ट्रक्चर के उसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, और उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद है जी डिफ़ाइन फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between composition and physical properties। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें नज़र आती हैं, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कंपोजिशन के साथ जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स और ज़ाहरी शक्ल सूरत जो है किसी भी कंपाउंड की, उसमें चेंज आता है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। और इसके अलावा चेंजेस इन देम, के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या चेंज आता है, जब कंपोजिशन बदलेगी तो क्या चेंज आएगा। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूँ जी। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें जी, एक चीज़ थी जिसे हम कहते हैं, बल्कि है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे ये बेसिकली क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो दो एलिमेंट से मिलकर बने हों, हाइड्रोजन एंड कार्बन। और वो एलिमेंट जो वो कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हो उन्हें हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि उनके मुताले के लिए हमने अलहदा से केमिस्ट्री की एक ब्रांच बना दी जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल जो बात थी कि दोज कंपाउंड्स विच आर प्रिपेयर्ड
विच आर obtained फ्राम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसकी पुरानी डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो लिविंग थिंग्स जो थी उनसे हासिल होते थे, लेकिन बाद में फिर उनको लेबोरेटरी जो थी उसमें प्रिपेयर किया जाने लग पड़ा। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये हाइड्रोजन और कार्बन इनका लाजमी एलिमेंट होता है। तो इसलिए फिर हमने ये कह दिया कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से आगे बनते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव जो उनसे माखूज मरकबात होते हैं, जो उनसे अखज़ किए जाते हैं। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी स्कोप क्या है, तो ये जनाब इसमें पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, गैसोलीन है, पेट्रोल है, ईथर है, और ये पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है, जो रिलेटेड विद मेडिसिन ड्रग प्रोडक्शन, ये वाली मेडिसिन प्रोडक्शन के साथ जो रिलेटेड है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हैं वो इस केमिस्ट्री के दायरा कार में आते हैं जी। उसके बाद है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें जी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो हम लोग किस में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग किस में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे हम किस में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद है जी डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब आपको पता है कि रिलेटेड विद लाइफ। देखें जी जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको स्टडी करना। लिविंग थिंग्स में जो पाए जाते हैं कंपाउंड्स उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना। स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जाहिर है आपको पता है कि जब हम इनकी केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है, जो लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, प्लस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आसान ज़बान में ये कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायो का मतलब है लाइफ, केमिस्ट्री तो जानदार चीज़ों के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को, उनकी कंपोजिशन को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना जो है वो किस में होता है, बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, देखें जी इंडस्ट्री क्या काम करती है। इंडस्ट्री में आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जैसे सीमेंट जो है, पेपर है, केमिकल्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारी सिरामिक है, ये सारी जो है ये इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे तैयार होती हैं, कमर्शियल स्केल पे। मतलब कमर्शियल स्केल पे ये जो इंडस्ट्रियल थिंग्स हैं
इनको हम लोग स्टडी करते हैं। कमर्शियल स्केल पे इंडस्ट्रियल थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 पे जी डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो न्यूक्लियस की स्टडी से रिलेटेड है। आपको पता है कि अगर जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसमें पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिव क्या है? वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, वो अनस्टेबल होते हैं और उनमें से रेडिएशंस निकलती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस को स्टडी करना। न्यूक्लियर प्रोसेसेस से मुराद है, न्यूक्लियर प्रोसेस से मुराद है न्यूक्लियस में वो जो आते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कई लेक्चर्स में, फिशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। इसके अलावा फ्यूजन होते हैं और इनसे हमें जो है वो एनर्जी हासिल होती है। तो स्टूडेंट्स पता चला रेडियो एक्टिव क्या होता है। मतलब रेडियो एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, उनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं। और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। उसमें मतलब जो एलिमेंट्स जो हैं उनका जो है वो आपको पता है एक चीज़ होती है ट्रांसम्यूटेशन जो है वो हो जाती है। उसके अलावा नए एलिमेंट्स भी बनते हैं और इसके अलावा हीट एनर्जी भी। और उसके बाद जो रेडियो एक्टिव रेज़ हैं उनमें अल्फ़ा रेज़ हैं, बीटा रेज़ हैं, गैमा रेज़ हैं, इनको इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं इनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो इसका तल्लक जो है वो समझ लें कि एटम बम जो बनता है, हाइड्रोजन बम वगैरह, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वगैरह जो हैं, न्यूक्लियर स्टेशंस होते हैं जिनमें एटम को तोड़कर एनर्जी हासिल होती है और वो एनर्जी आगे यूज़फुल पीसफुल पर्पस में यूज़ होती है। तो उसके बाद है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जी इन्वायरमेंटल मीन इन्वायरमेंट क्या होता है? देखें कोई भी जानदार जो होता है ना, कोई भी जानदार है, जैसे ऑर्गेनिज़म है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ह्यूमन बीइंग की बात ले लेता हूँ। हम जिस जगह पे रहते हैं वो हमारा हैबिटेट होता है और उनके उस हैबिटेट में जो चीज़ें होती हैं उसमें उस हैबिटेट में आपको पता है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो कोई भी जानदार जिस जगह पे रहता है वो उसका हैबिटेट होता है और उस जानदार का जिस जगह पे वो रहता है उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो मिलकर उसका क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। तो कोई भी जानदार जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन का मुराद ये है कि जैसे मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि जैसे इंसान है, हम लोग इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट से जनाब हम लोग जो है वो खाना जब पकाते हैं तो हम लोग माहौल को हीट देते हैं। सुई गैस पे हम खाना पकाते हैं जब गैस पे। तो इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हैं जो इंसान करता है। जैसे और किसी जानदार को ले लें कि हर जानदार जो है वो अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करता है, उससे चीज़ें लेता है और देता है, जिससे माहौल पर अफेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव तो नहीं होते, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं अब, तो उन गाड़ियों का धुआं हमारे जो माहौल है उसको पोल्यूट कर रहा है, पोल्यूशन होती है पैदा। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, के इंसानी एक्टिविटीज़ का माहौल के ऊपर क्या असर होता है, उस असर को कम से कम कैसे करना है,
और उसका आगे क्या यूज़ है। जैसे एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे एक चीज़ है कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर देखें जी, ये गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। आपको पता है गाड़ी में चलता है पेट्रोल, और अगर गाड़ी का इंजन अच्छा ना हो तो उससे आपको पता है वो होती है स्मोक, स्मोक पैदा होता है और जहरीली गैसें इन्वायरमेंट में आती हैं। अब ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है ये क्या करता है, वो उन पॉइजनस गैसेस को लेस हार्मफुल शक्ल में ले जाता है। तो इस तरह से मतलब हम लोग केमिस्ट्री जो है वो इन्वायरमेंट को बेटर बनाने की कोशिश कर रही है। तो उसके बाद जनाब हम अगले पे जाते हैं जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस का क्या मतलब होता है जी? एनालिसिस का मतलब होता है कि इस बात का पता चलाना कि जो ज़ेरे मुतालिया चीज़ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे फ़र्ज़ करें जी, मैं आपके सामने एक फार्मूला लिख रहा हूँ C6H12O6, और ये किस चीज़ का जी? फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, अब मैं अगर इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं इसके एक चीज़ का, तो क्या पता चल रहा है कि नंबर वन तो इसमें मतलब कौन कौन से एटम्स हैं जी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम हैं, और उसको मतलब एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये क्वालिटेटिव है। और अगर हम पता चलाएं कि इस ग्लूकोज के एक मालिक्यूल में कार्बन का कितना मैस है, हाइड्रोजन का कितना मैस है, ऑक्सीजन का कितना मैस है, तो ये इसका हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके अज्जा को आइडेंटिफाई करना, मतलब आइडेंटिफाई करना, सेपरेट करना, और उनकी क्वांटिटी का पता चलाना। सादा सी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हम लोग ब्लड का एनालिसिस करते हैं तो क्या पता चलाते हैं जी? ब्लड में काउंट करते हैं जी, आरबीसी कितने हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं जी, और पता भी होता है कि नॉर्मल कितने रहते हैं। इसी तरह बाज़ का डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं जी यूरिन का सैंपल लाएं जी, उसका हमने जो है वो एनालिसिस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़ेर मुताले आती हैं, कि जिसमें चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। इस चीज़ का पता चलाया जाता है कि जो चीज़ अंडर स्टडी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, और वो चीज़ें उसमें कितनी कितनी मिकदार में हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। तो उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जी, इसमें हम लोग सब्सटेंस जो होते हैं ना कंपाउंड में, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस हैं उनको आप पता चलाना, वो क्या है? क्वालिटेटिव। जैसे हमने बात की थी जनाब C6H12O6, पता चलाना जी ये जो कंपाउंड है इसमें कौन कौन सी चीज़ है, पता चल गया कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है जी, ये क्वालिटेटिव है। अगर हम लोग इस बात का पता चलाएं कि अगर 180 ग्राम ग्लूकोज है तो उसमें कार्बन कितनी है जी? 72 ग्राम है जी। हाइड्रोजन कितनी है? 12 ग्राम है जी। और ऑक्सीजन 96 ग्राम। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम हर कंपोनेंट की मिकदार का पता चलाते हैं, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ हैं उसमें। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मैटर, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मैटर क्या है जी? एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। हर वो चीज़ जो मैस रखे और जगह घेरे वो मैटर है। जैसे इसकी मिसाल हो सकती है जी, जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, टेबल, कि ये जो चीज़ें हैं इनकी जो है ना वो मैस रखती हैं और जगह घेरती हैं जी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है जी सब्सटेंस। अ पीस ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस।
एवरी सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। प्योर मैटर का जो पीस है, कोई भी प्योर मैटर जो है वो सब्सटेंस कहलाता है। सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स होती है, और जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट हो सकता है, वो कंपाउंड हो सकता है। उसके बाद है जी मिक्सचर। इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर, ना खालस मादा जो है, और मिक्सचर जो है वो होमोजीनस या हेट्रोजीनस हो सकते हैं। तो जो होमोजीनस मिक्सचर है वो जो होता है वो उसकी कंपोजिशन सेम होती है। ये होमोजीनस मिक्सचर जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, और इसकी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो इसके साथ अगले सवाल पे मूव करते हैं जी। व्हाट इज़ मेंट बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी? द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो रिलेशन है वो फिजिकल स्टेट के साथ होता है। फिजिकल स्टेट जैसे चीज़ें जो हैं वो आपको पता है कि अगर एक चीज़ है वाटर है, जब वो आइस की फॉर्म में है तो वो उसकी फ़िज़िकल स्टेट सॉलिड है। उस पानी को आप हीट करेंगे, आइस को हीट करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? लिक्विड। ये उसकी फ़िज़िकल स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड। लिक्विड को हीट करोगे तो वो किस में बदलेगा? स्टीम में, गैस में। ये फ़िज़िकल स्टेट है। तो फिज़िकल स्टेट्स के साथ जो प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड होती हैं वो क्या कहलाती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कलर जो है वो हो सकता है स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस या शेप ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल जो होता है वो एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप को क्रिस्टल कहते हैं। वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप, वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप जो है वो क्रिस्टल कहलाती है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं जी। व्हाट इज़ मेंट बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। कंपोजिशन मतलब उसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और उसके जो है वो वैन सब मतलब उसकी कंपोजिशन, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स वगैरह। वैन अ सबस्टेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंजेस। केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज होती है और नए सब्सटेंस बनते हैं। मतलब ये केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। मतलब कंपोजिशन, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो बदलती है, और मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है जी एलिमेंट क्या होता है? डिफाइन एलिमेंट। इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, क्या एक ही टाइप के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, कि आम केमिकल ज़राए से उसको हम मज़ीद डीकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते। मतलब सादा अज्जा में उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उसको डीकम्पोज नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरी केमिकल मीन से। तो ये होता है एलिमेंट। जैसे हम बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड जो है वो एक ही जैसे एटमों से मिलकर बना है, जो गोल्ड के एटम्स हैं, और इसके सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है। और इसको हम लोग सिंपल, अगर आप गोल्ड के छोटे छोटे पीसेस काट दें तो वो गोल्ड ही रहेगा। इसको मज़ीद सादा अज्जा में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जी इसके साथ ही आज का जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का ये वाला सेशन था ये मुकम्मल हुआ। अगले सेशन में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।